वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानुप्रकाश बायोलॉजी। जनरल साइंस के आज हम वीडियो में एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है 5 किंगडम स्कीम। देखो, इस 5 किंगडम स्कीम को आप हिंदी में कहते हैं पंच जगत संकल्पना। इस टॉपिक की शुरुआत या इस कंसेप्ट की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। देखें, प्रकृति के अंदर जीव जो होते हैं वो बहुत सारी विविधता को लिए होते हैं, जिसमें कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता हमारी जीवों को वर्गीकृत करने की हुई। इस वर्गीकरण की प्रक्रिया में हमने जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बनाए, उस सिद्धांत में से आज के समय में सर्वमान्य और सबसे प्रचलित जो सिद्धांत है वो है पंच जगत संकल्पना। यानी कि हम जीवों को वर्गीकरण के आधार पर 5 जगत में विभक्त करते हैं। तो उसी अवधारणा को हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो, घर के अंदर जो सामान होता है उस सामान को हम व्यवस्थित करते हैं। उस व्यवस्थित करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि भी हमें हमारी सुविधा अनुसार जो सामान है वो अपने को मिल जाए। उसी तरीके से जीवों में भी वर्गीकरण का मेन उद्देश्य ये है कि भी हम अपनी सुविधा अनुसार जीवों को समानता और असमानता के आधार पर कुछ विशेष समूह में रखते हैं ताकि हमें उसके अध्ययन में कोई समस्या नहीं आए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, शुरुआत में ये 5 किंगडम कंसेप्ट आया कैसे, लेकिन इससे पहले हम वर्गीकरण की थोड़े इस टॉपिक के या इस बिंदु के इतिहास के बारे में बात करें तो उस इतिहास में हम जानेंगे कि भी शुरुआत में जो जीवों को 5 जगत में नहीं बांटकर 2 जगत में बांटा गया था। जैसे कि कार्ल लिनियस जो है वो सबसे पहले उन्होंने जो है वर्गीकरण के अंतर्गत 2 ग्रुप बनाए। एक तो क्या बनाया उन्होंने, पादप ग्रुप, और दूसरा क्या था इसके अंदर, जंतु ग्रुप। प्रकृति में सामान्य तौर पर हमें दिखने वाले जो जीव होते हैं उन जीवों में एक तो समूह पादपों का होता है, एक जंतु का होता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे अध्ययन किया गया कुछ समस्याएं सामने आई या कुछ ऐसे जीवों का भी हमारे सामने खोज हुई जिससे हम इन 2 जगतों के अलावा अन्य लक्षण रखने वाले जो ग्रुप है उनको बनाने की भी क्या हुई, आवश्यकता हुई। देखो, मोटे तौर पर यदि देखा जाए पादप जगत में ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, ये इसकी खासियत होती है। जबकि जंतुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, यानी कि वो भोजन खुद नहीं बनाते। तो इस आधार पर हमने ये 2 ग्रुप बनाए। हालांकि और बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन 2 मुख्य लक्षण जो है वो इस आधार पर 2 जीवों का ग्रुप बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आवश्यकता हुई 3 जगत बनाए गए। 3 जगत के साथ साथ 4 जगत बनाए गए, और 4 जगत बनाने के बाद में लास्ट में जो आज के समय में हम जीवों को विभक्त करते हैं वो 5 जगत के अंदर हम विभक्त करते हैं। तो ये जो सुझाव है वो एक वैज्ञानिक ने दिया। देखो, रॉबर्ट एच विटेकर ये साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस कंसेप्ट को 1960 के अंदर क्या किया, सुझाव दिया। देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, पंच जगत संकल्पना, जिसको आप हिंदी के अंदर एक और शॉर्ट नेम के अंदर 5K स्कीम के नाम से भी जानते हैं। ये किसने दी अवधारणा, ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर आंसर के तौर पर देख रहे हो एच विटेकर, और उसको 1960 के अंदर जो है मतलब ये एक तरीके से संकल्पना को दिया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन इसके अंदर बन गए। एच विटेकर ने जो है मतलब 1960 के अंदर इस संकल्पना को दिया। इसी तरीके से 5 किंगडम स्कीम जो है वो किसने दी, ये साइंटिस्ट का नाम हो गया। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन हो गए। देखो, यहाँ पर हमने या इस साइंटिस्ट ने जो है मतलब 5 ग्रुप किस आधार पर बनाए जीवों के, या जगत जो है वो किस आधार पर बनाए, उसके कुछ उन्होंने क्या लिए, क्राइटेरिया लिए। मेजर क्राइटेरिया कौन से हैं? मेजर क्राइटेरिया हम देखें, सबसे पहले सेल का टाइप, यानी कि जीव जो है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। देखो, प्रकृति के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम इसको एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो में आपको ज़रूर इसके बारे में चर्चा मिलेगी इसके बारे में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल 2 होती है, तो उसके आधार पर हम इन जगतों को क्या करते हैं, बनाते हैं। एक ये आपका क्राइटेरिया होता है, यानी कि इस आधार पर हमने जीव के जगत को बनाए।
मोटे तौर पर प्रोकैरियोटिक को मैं समझाता हूँ कि भी ऐसी कोशिकाएं जो शुरुआती कोशिकाएं जिनके अंदर कोशिकांगों का निर्माण नहीं हुआ वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जो आपकी ज़्यादा विकसित प्रकार की होती है, जो प्रकृति के अंदर ज़्यादातर जीवों में मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद देखो इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो संगठन का स्तर है, संगठन का स्तर के अंदर जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ज़्यादा कोशिकाएं यदि है तो वो किस रूप में मिल रही है, उत्तकों के रूप में मिल रही है, या उत्तकों ने मिलकर जो है किसी अंग का निर्माण कर लिया, और बहुत सारे अंग मिलकर किस प्रकार से जो है मतलब अंग तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि हमारे उच्च वर्गीय हम हमारे उदाहरण देखें, हमारे जो पक्षी हो गए, रेप्टाइल रेंग कर चलने वाले जीव हो गए, या मनुष्य या फिर चौपाई पशु होते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम होते हैं वो पाए जाते हैं। तो वो उसके आधार पर जीव जो है वो या एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय होने के साथ में बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय होने के साथ में उसमें किस प्रकार के जो है मतलब संगठन की कोटि पाई जाती है, तो ये एक आधार होता है इसके अंदर, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से न्यूट्रिशन का टाइप, देखो न्यूट्रिशन का टाइप यानी कि पोषण का तरीका क्या होता है। देखो जीवों में दो प्रकार के पोषण होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, एक तो ऑटोट्रोपिक जिसे आप हिंदी में कहते हैं स्वयं पोषी प्रकार का, जबकि दूसरा क्या होता है हेटेरोट्रोपिक प्रकार का पोषण जिसे हम कहते हैं, जिसे आप विषम पोषी कहते हैं। ऑटोट्रोपिक प्रकार का पोषण जो होता है उसकी खासियत क्या होता है कि भी इसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है, और इस प्रक्रिया में वो क्या करता है, सिंथेसिस करता है, यानी कि निर्माण की प्रक्रिया करता है। जीवों में पादपों में ये लक्षण प्रमुख रूप से पाया जाता है, लेकिन पादपों के अलावा भी और जीवों में पाया जाता है। जैसे कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के साथ साथ हम बात करें हमारे जो है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रासायनिक विधियों से भी भोजन का निर्माण कर सकते हैं, तो ये भोजन खुद बनाने वाले ऑटोट्रोपिक प्रकार के जीव। दूसरा, ऐसे जीव जो भोजन खुद न बनाकर दूसरों के भोजन बनाए गए होते हैं उसके ऊपर निर्भर करें, तो उन जीवों को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक। जैसे हमारा उदाहरण हो गया, उसे आप विषम पोषी प्रकार के जीव के नाम से जानते हैं। हम इन क्राइटेरिया के आधार पर 5 जगत जो बनाए गए, इन 5 जगतों के क्या क्या लक्षण हैं। देखो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, पंच जगत संकल्पना की जो मेन अवधारणा है उसके पीछे क्या मेन जो है कंसेप्ट है, ये एक क्वेश्चन है कि भी किस आधार पर इसको बनाया गया है। सेल के प्रकार, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशन का टाइप, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे पंच जगत संकल्पना के अंदर कौन कौन से जगतों को शामिल किया गया है, जिसमें मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटेस्टा, तीसरा इसके अंदर फंजाई जिसको आप हिंदी में कहते हैं कवक, और चौथा इसके अंदर आपके रहता है प्लांटी जिसे आप पादप जगत कहते हैं, और पांचवा जिसमें हम भी शामिल होते हैं जिसे एनिमिलिया के नाम से जानते हैं। देखो आपका पंच जगत संकल्पना के अंदर कौन कौन से जो आपके जगत है वो एक क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हो। इसके अंदर 5 जगत के अंदर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब हम एक एक करके इनके बीच में तुलना भी करेंगे, साथ में इनके अंदर मतलब किस प्रकार का अंतर पाया जाता है, किस आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया वो हम देखेंगे इसके अंदर। जैसे कि सबसे पहले इधर देख रहे हैं इस टेबल के अंदर ये करेक्टर है, लक्षण है, तो हर एक करेक्टर के मोनेरा में क्या मिलेगा, प्रोटेस्टा में क्या मिलेगा, फंजाई में क्या मिलेगा, प्लांटी में क्या मिलेगा, एनिमिलिया में क्या मिलेगा, वो हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर सेल का प्रकार, टाइप ऑफ सेल, जिसमें आप देखेंगे इसके अंदर कि भी मोनेरा के अंदर हमेशा ही जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, मतलब ऐसे जीव जो सिंपल प्रकार के हों उनको आप इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। बाकी आप देखें प्रोटेस्टा यूकैरियोटिक, इसी तरीके से फंजाई यूकैरियोटिक, और यहाँ पर प्लांटी यूकैरियोटिक, और एनिमिलिया ये भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से इनकी सेल के प्रकार के अंदर केवल एक आप देख रहे हैं इसके अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार का मोनेरा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि जीव जगत के अंदर जो आपका पंच जगत संकल्पना है, उस पंच जगत संकल्पना के अंदर कौन सा ऐसा जगत है जिसके अंदर कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है, तो वो आपका आंसर रहेगा मोनेरा प्रकार का, ठीक है। अब इस मोनेरा प्रकार के अंदर
होते कौन से जीव शामिल है, तो सबसे पहले मैं आपके दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन आपको यहाँ बना देता हूँ, जिसमें आप देखेंगे इसमें जो बैक्टीरिया है, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक जीवों को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, फिर देखेंगे इसके अंदर भी, इनके अंदर अंतर के अंतर्गत सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं। देखो जीवों के शरीर के बाहर की तरफ एक आवरण कोशिका के अंदर पाया जाता है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अब हम इनके जीवों के शरीर के बाहर की तरफ क्या कौन से ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट होती है, कौन से ग्रुप के अंदर एब्सेंट होती है, वो एक क्राइटेरिया होता है इनके अंदर अंतर का। ठीक है, तो आप देखें इसके अंदर सबसे पहले देखो पादपों में हम जानते हैं कि भी जो कोशिका भित्ति होती है वो मौजूद होती है पादप कोशिका के अंदर। ये छोटी क्लासों में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज़ और देखें इसके अंदर, यहाँ इस फंजाई वाले ग्रुप यानी कि कवकों के अंदर, कवकों के साथ साथ आप इसके अंदर देखें मोनेरा के अंदर भी आपको कोशिका भित्ति दिखाई देगी इसके अंदर। लेकिन अंतर क्या है इसके अंदर इन तीन ग्रुप में? देखो यहाँ पर ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके अंदर ये एनिमेलिया के अंदर 100% एब्सेंट होगी, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर कभी कभार ये प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन आप देखो इन तीनों ग्रुप के अंदर अंतर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर मोनेरा के अंदर। तो मोनेरा में देखें इसके अंदर, मोनेरा के अंदर जो आपकी कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ से बनी हुई है, तो किस पदार्थ से बनी हुई उसका आधार देखें इसमें सबसे पहले नॉन सेलुलोजिक यानी कि सेलुलोज रहित। देखो कोशिका भित्ति ज़्यादातर मामलों के अंदर पादपों में मिलती है जो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ आप डायग्राम इस जगह देख रहे हैं, ये सेलुलोज से बनी हुई है। जबकि आप किस मटेरियल से बनी हुई है उसके अंदर आप देखेंगे नॉन सेलुलोजिक, और नॉन सेलुलोजिक के अंतर्गत पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड। पॉलीसेक्राइड एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का बहुलक प्लस उसमें प्रोटीन, मतलब ये ऐसी जो है मतलब कोशिका भित्ति होती है जो आपके बहुलक के रूप में कार्बोहाइड्रेट और आपके एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हालांकि सेलुलोज भी एक बहुलक है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन यहाँ ये शुद्ध रूप से कार्बोहाइड्रेट है, जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ में कुछ प्रोटीन भी मिल चुका है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर ये सेलुलोज के साथ में या जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के साथ में कुछ प्रोटीन सब्सटेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इसके बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है, इस जो पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड से बनी हुई, रसायन से बनी हुई, ठीक है, जो कोशिका भित्ति है, इस केमिकल को एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसके अंदर। तो हिंदी में आप देखें पेप्टिडोग्लाइकेन, तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन आप नोट कीजिए इसको। पेप्टिडोग्लाइकेन एक केमिकल है, ठीक है, जो आपका मोनेरा की कोशिका भित्ति के अंदर आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट बनता है कि भी प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका भित्ति या फिर आपके मोनेरा जगत के अंदर, ठीक है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। तो ये एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर कभी कभार प्रेजेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। जबकि आप देखें फंजाई के अंदर एक क्वेश्चन और इसके अंदर, इसका जो मटेरियल होता है वो काइटिन होता है। देखो ये मिलते जुलते केमिकल होते हैं, काम एक जैसा ही, लेकिन रासायनिक रूप से इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। वही काम जो सुरक्षा करने का, पादपों में स्ट्रक्चर को बनाना, ये इस सेल वॉल का काम होता है, वही सेम इसके अंदर है। तो यहाँ पर ये काइटिन से बनी हुई, ठीक है, कोशिका भित्ति इसके अंदर आपको मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। जबकि जंतुओं के अंदर ये एब्सेंट होती है, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं, फंजाई के अंदर, कवकों के अंदर काइटिन से ये क्वेश्चन बन गया इसके अंदर। अब इसी तरीके से न्यूक्लिक मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके आधार पर ही हम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ देखें केवल एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर केंद्रक का निर्माण नहीं हुआ है, जिसमें न्यूक्लिक मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बाकी सारे ग्रुप के अंदर यहाँ पर क्या होती है, ये यहाँ पर जो न्यूक्लिक मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से हम देखें इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन में कोशिकाएं कितनी संख्या में, क्या कोशिकाओं से बना हुआ, कोशिकाएं किस रूप में है। तो यहाँ देखें ये हमेशा सिंगल सेल से बने होते हैं, सेलुलर प्रकार के। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल से बने होते हैं, जबकि ये फंजाई जो है मल्टी सेलुलर प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनमें टिश्यू का निर्माण भी हो जाता है, उत्तकों का निर्माण हो जाता है। जबकि पादप के अंदर आप देखें
पादपों के अंदर उत्तकों का निर्माण हो गया, अंगों का निर्माण हो गया। जड़, तना, पत्ती ये पादपों के अंदर पाया जाता है, साथ में उनके अंदर उत्तकों के रूप में जाइलम, फ्लोएम भी आपके बन जाते हैं इसके अंदर। जबकि हम हमारे जंतुओं की बात करें तो इनमें उत्तक भी पाए जाते हैं, अंग भी पाए जाते हैं और अंग तंत्र भी पाए जाते हैं, जैसे कि त्वचा हो गया, इसके अलावा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये इस प्रकार का जटिल प्रकार का संगठन इनके अंदर पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण का तरीका क्या है। ये जो आपके पोषण के आधार पर ऑटोट्रोफिक यानी कि ये भोजन खुद बनाते हैं, इसके अलावा हेट्रोट्रोफिक प्रकार के भी होते हैं। यानी कि मोनेरा जो है वो ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक प्रकार के होते हैं। तो ऑटोट्रोफिक में ये कीमोसिंथेटिक यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करके रासायनिक अभिक्रियाओं से भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और कई टाइम ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेसिस यानी कि रसायनों से और प्रकाश संश्लेषण से। हेट्रोट्रोफिक प्रकार के अंतर्गत क्या होता है, कभी ये दूसरे जीवों को, मृत जीवों को ये भोजन के रूप में क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, या परजीवी के रूप में भी क्या हो सकते हैं, ये मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाकर विभिन्न रोगों को उत्पन्न करते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे शरीर में जाकर परजीवी के रूप में, तो इस तरीके से ज़्यादातर मामलों में बैक्टीरिया वगैरह जो है वो क्या होते हैं, मोनेरा के जीव जो है वो परजीवी प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से प्रोटिस्टा में देखें, प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन कई बार इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण के अभाव में, कई बार नहीं कह सकते, ज़्यादातर मामलों में प्रोटिस्टा जीवों के अंदर क्या होता है, कभी विषम पोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर। इसी तरीके से आप देखें इसके अंदर फंजाई हमेशा ही हेट्रोट्रोफिक प्रकार की, यानी कि कवकों के अंदर हमेशा ही क्या होता है, एक तरीके से विषम पोषी प्रकार का पोषण यानी कि हेट्रोट्रोफिक प्रकार का होता है। और ये मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। सेप्रोफिटिक आप हिंदी में कहेंगे, मृतोपजीवी प्रकार के और पैरासाइट प्रकार के। देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर अभी ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और येलो फंगस का एग्जाम्पल आ रहा है। तो फंगस वही है, यानी कि कवक जो है वही जीव है। इसी तरीके से आपको देखते हो अचार वगैरह, उसके अंदर कई बार क्या होता है कि ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की, हरे रंग का, या फिर कोई फल कटा हुआ है उसके ऊपर काले रंग की, हरे रंग की काई जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है, वो फंगस का ही उदाहरण है इसके अंदर। तो इस तरीके से फंगस जो है वो जीव के अंदर पादप से मिलते जुलते होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत वो विषम पोषी प्रकार के क्या होते हैं, पादप होते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्लांटी। प्लांटी में हमेशा ही देखेंगे हरित लवक पाया जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश से वो भोजन का निर्माण करते हैं, ग्रीन प्रकार के होते हैं। जबकि आप देखें जीवों के अंदर, हम हमारे अंदर बात करें, हमारे अंदर हमेशा ही जीवों के अंदर, जंतुओं के अंदर क्या होता है, कभी विषम पोषी यानी कि ये भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, ये निर्भर रहते हैं। इसमें होलोजोइक, सेप्रोफिटिक। होलोजोइक का मतलब क्या है कि किसी जीव को ये भोजन के रूप में ग्रहण करे। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, कभी ये मृत जीवों के अवशेषों से भी भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर आपको मैंने इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताया है, किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका जो है इसमें बन सकता है। तो जनरल साइंस के अंतर्गत आपके बायोलॉजी के इस 5 किंगडम कंसेप्ट के जो टॉपिक को मैंने डिस्कशन किया, उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो इसके अंदर क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, ठीक है। यदि कोई सुझाव है तो उससे संबंधित सुझाव जो है वो ग्रुप कमेंट के अंदर आप ज़रूर जो है इसको शामिल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे की वीडियो के लिए, ठीक है। आप जो है मतलब ज़रूर जो है मेरे चैनल को देखें। धन्यवाद।